हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसके 11 भाग पूरे हो चुके हैं और ये 12वां भाग है, जिसका नाम है लवासना एक रोमांस सेंटर। मैं आईएएस एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे रहा था। वह बीए कर रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो आईएएस प्रीलिम्स में फेल हो रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वह भी अब इंटरव्यू दे रही थी। मैं अब आईएएस प्री में बैठ रहा था, वह मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य का ही रोना। पहले पूरे तन मन से जंप करके पढ़ाई और फिर ईमानदारी से किताबों के साथ दोस्ती। फिर अपने सपनों की नगरी मसूरी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना। तारीख 8 अक्टूबर 2021। सुबह सुबह ही देहरादून शहर यूपीएससी के नव चयनित अफसरों से गुलजार हो गया। कोई चेन्नई से फ्लाइट पकड़कर आया था तो कोई गुवाहाटी से, कोई बस से आया था तो कोई अपनी पर्सनल कार से। एंजल अपने पापा मम्मी और ताऊजी के साथ दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून होते हुए मसूरी पहुंची। लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज के लिए 5 हॉस्टल हैं: नर्मदा, गंगा, कावेरी, सिल्वरवुड और न्यू हैप्पी वैली। कावेरी हॉस्टल और नर्मदा हॉस्टल एक दूसरे के ठीक सामने हैं और इन दोनों के बीच में होम टर्फ का कैफे है। बात यदि सिल्वरवुड की करूं तो यह लवासना एकेडमी के बाहर है। यह पहले एक निजी होटल हुआ करता था। जब ट्रेनीज ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती गई तो एकेडमी द्वारा बाद में खरीद लिया गया। इसकी खासियत है कि इसमें बालकनी वाले बड़े बड़े कमरे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के कमरों में रहे बच्चों का लबासना के कमरों की क्वालिटी देखकर सिर चकरा गया। फर्स्ट फ्लोर पर 304 से 313 तक रूम लड़कों के लिए आवंटित हैं। फिर आता है ट्विन शेयर्ड रूम में एंजल का कमरा नंबर 314। फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्विन शेयरिंग रूम ही मिलते हैं, सिंगल रूम नहीं मिलते। 10 अक्टूबर से ही ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 2020 के बीच में ट्रेनिंग का मजा कोरोना ने किरकिरा कर दिया। साल 2020, जिसने पूरी दुनिया को एक समय घर में कैद रख दिया था। अक्टूबर में भी पूरे भारत में हर रोज 1 लाख केस आ रहे थे। ट्रेनी अफसरों को सूचित किया गया कि 13 से 17 अक्टूबर की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। स्वाभाविक रूप से पहले दिन ही लड़कों की नजरें खूबसूरत बालाओं को तलाश रही थी। एक लड़का एंजल के पास आकर बोला, आई एम फ्रॉम बिहार, यूपीएससी रैंक 251। आई एम एंजल फ्रॉम राजस्थान। एंजल के पास 3 और लड़कियां खड़ी थीं। मजे की बात यह है कि एंजल को लबासना ट्रेनिंग सेंटर कम और मैरिज ब्यूरो ज़्यादा लगता था। 2020 बैच के 421 प्रशिक्षु अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो चुका था लड़कों का यह महाअभियान कि मसूरी में कौन सी लड़की को जीवन साथी सबसे ज़्यादा मुफीद होगा। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ गर्ल्स ऑफिसर भी पहले दिन से ही यह चाहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए, जिसकी आंखों में देखते ही वे खो जाएं। एंजल ने इस चीज को नोटिस कर लिया था और उसी शाम उसने ये बातें मुझसे शेयर की। एंजल ने बताया कि आईआईटियंस यूपीएससी में ही नहीं, इश्क लड़ाने में भी टॉपर टॉपर थे और उनकी हरकतों से साफ साफ बयां हो रहा था कि पहले दिन से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें से अधिकतर लोग ट्रेनिंग ही नहीं, लव पॉइंट पर इश्क फरमाने आए हों। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मसूरी पहुँचने के बाद के कुछ दिनों में एंजल के तेवर थोड़े बदल से गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी की हवा जो लग गई थी, लेकिन प्यार की भी अपनी ताकत होती है। एंजल ने शाम को मुझे कॉल मिलाया और कहने लगी, वर्ष 2020 के मसूरी ट्रेनिंग बैच में बहुत सारे ऑफिसर बेहद संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी का यह 8वां अटेम्प्ट था तो किसी का यह छठा इंटरव्यू। कोई बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर मसूरी में आईएएस ऑफिसर बनने आया था, तो कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करके। गिरीश, मैं यह सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कठिनाइयाँ एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो लोग उसे अपना दुर्भाग्य मानने लगते हैं, जबकि जीवन में संघर्ष को दुर्भाग्य नहीं, चुनौती समझना चाहिए।
इतिहास गवाह रहा है कि जिसका संघर्ष जितना गहरा होता है वह उतना ही प्रगति करता है। मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो जीवन में संघर्षरत रहता है। मेरे यार, मनुष्य जब संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाता है तभी तो वह कुंदन बनकर उभरता है। सच पूछो तो जीवन का संघर्ष हमारे लिए सबसे महान आशीर्वादों में से एक है। यह हमें धीरज, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता है। वास्तव में संघर्षी जीवन को निखारता, संवारता व तराशता है। जीवन में अगर संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। असल में संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और हमारा चरित्र ही यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे। इसीलिए जीवन में आने वाले संघर्ष से कभी घबराना नहीं। समस्याओं का सैलाब आए तो भी अपने सपने जीवित रखना, क्योंकि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी भी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा। जीवन में संघर्ष होने से श्री राम या महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन का जीवन आदर्श बना था। दरअसल संघर्ष ही व्यक्ति महान बनता है। मैंने कहा, हाँ, आपकी बात गहराई वाली है एंजल। लगता है मसूरी में आज मोटिवेशनल चीजें ज्यादा बताई गई हैं। वैसे जीवन में छोटे छोटे बड़े संकट और संघर्ष के अनेक तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें उन तूफानों से विचलित न होकर धीरज के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कभी धैर्य का साथ न छोड़े तथा निराशा, उदासी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने पास भी न भटकने दे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस जरूरत है तो व्यक्ति में उत्साह, हिम्मत एवं संघर्ष में दृष्टिकोण की। मानव को चाहिए कि वो हमेशा कर्मठता एवं मनोबल से कार्य करता रहे और जीवन का संघर्ष जारी रखे। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझे और उससे भागने का प्रयास न करे। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। संघर्ष हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, इसीलिए इसे हमें हमेशा उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो जितनी बार फेल होता हूँ उतनी ही तेजी से और उतने ही अधिक उत्साह से वापस अपने कर्म पथ पर लग जाता हूँ। सच बात है, तुम तो खुद अखबारों में मोटिवेशनल कॉलम में इन सब बातों को लिखते रहते हो। मैंने भी तुमसे ही सीखा है गिरीश। यह तो आपका बड़प्पन है मैडम। क्या बात है, आज मैडम से संबोधित किया। और इसी बात पर हम दोनों हंस पड़े। एक बात बोलूं, लॉकडाउन में कितनी सारी बंदिशें लग गई हैं जिनकी वजह से हम ठीक से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल का इतनी जितनी व्यग्रता, बेचैनी और बेताबी से इंतजार रहता है उतना अन्य किसी का नहीं रहता एंजल। मैंने कहा, यार गिरीश, भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वजह से बहुत डर लगता है कभी कभी। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कौन सी अनिश्चितता रह गई है जीवन में, बताओ। एक डर है जो सता रहा है, एंजल ने कहा। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी भी चीज से कभी रत्ती भर सी डरा न हो। इस संसार में व्यक्ति लोभ व भय से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसी को परीक्षा का भय, किसी को अपने अपमान का भय, किसी को व्यापार में घाटे का भय, किसी को बीमारी का भय, तो किसी को धन के हरण होने का भय। यही नहीं, आज अनेक अज्ञात किस्म के भय लोगों की जिंदगी को डांवाडोल कर रहे हैं, जैसे तुम्हें। भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय मनुष्य के लिए एक ऐसा अदृश्य भूत होता है जो अदृश्य रहकर भी प्रतिक्षण मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। भय भय से व्यक्ति का मनोबल कमजोर पड़ता है। इस वजह से व्याकुलता और अधीरता और अस्थिरता की मनोदशा उत्पन्न होती है। ऐसी मनोदशा में चिंता का जंजाल बुनकर व्यक्ति अपने चिंतन को बिगाड़ लेता है। भय की प्रतिक्रिया से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया शरीर पर गंभीर होती है। भय सामान्यतः व्यर्थ के भ्रम, अंधविश्वास, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच से उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी को हासिल करने के लिए या जीत के लिए डर अथवा भय पर काबू पाना आवश्यक है। भय से निजात पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है तथा अभय की साधना करनी आवश्यक है।
भय पर काबू पाने के लिए यह जानने की कोशिश करें कि जो भय आपको सताते हैं, क्या उनका वाकई कोई वजूद है। दूसरा तरीका है, जिस बात या काम से आपको भय लग रहा है, उस काम को बार बार करें। एक बार अपने डर का सामना तो करें। आपको एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जो भविष्य का भय नहीं करता, वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। वास्तव में संसार का सबसे आनंदित और खुश इंसान कौन है? वह जिसके पास अपार धन, दौलत और शोहरत है? नहीं। दुनिया का सबसे आनंदित इंसान वो है जो निर्भीक है, निडर है, जो खुद को बिना हिचक अभिव्यक्त कर पाता है, जो कुछ हटके नया करने से डरता नहीं है, नए नए प्रयोग करने से घबराता नहीं है, जो नवाचार के सारे जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है, जो असफल होने से घबराता नहीं है, वही है सबसे आनंदित व्यक्ति। भय और हिचक से ऐसे ही मुक्ति ही स्वर्ग है। मसूरी के 421 ट्रेनी अफसरों में एंजल सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि पूरे लवासना में उनके चर्चे थे। लड़के अक्सर उन पर तंज कसते थे कि आप कहाँ आईएएस बन गई, आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनी अफसरों के दिल की धड़कनों को रोक देती थी। 421 लोगों का बैच होने के कारण हर हफ्ते कई बर्थडे पार्टियां भी होती थी। एक दिन गंगा ढाबे के बाहर दो प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे। खोजी खबरची बता रहे हैं कि अमुक जी का अमुक से चक्कर तो पक्का चल रहा है, परंतु यह विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि यह चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है। शादी के मंडप तक जाएगा या ओयो ही अंतिम ठिकाना है। दूसरी तरफ दो लड़कियां बातें कर रही थीं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 2 बार ड्रेस बदलते हैं। मुखर्जी नगर में महीने भर तक शेविंग न करने वाले मसूरी में हर दिन चेहरे चमकाते हैं। यह है मसूरी की हवा का असर। नवंबर दिसंबर की धूप मसूरी में बेहद सुखदायी होती है। फाउंडेशन कोर्स के आखिरी दिन एंजल ने सलेटी रंग की काशी भ्रमर साड़ी पहनी रखी थी, नन्ही सुनहरी बूटियां तथा मैरून बॉर्डर। वह दोपहर 3 बजे के आसपास गैलरी में बाहर बैठी धूप सेंक रही थी। तभी उनकी मम्मा का कॉल आया। लड़का आईपीएस ऑफिसर है और अपनी बिरादरी का है, दिखने में भी ठीक ठाक है। तुम कहो एंजल तो उनके पापा को हाँ बोल दें। मेरी भाभी सासू माँ ने एक ही सांस में इतनी बातें बोल दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, एंजल ने कहा और फोन काट दिया। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ गिरीश से, अन्यथा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी। उसके मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन उसने अम्मा से नहीं कहा। शाम को अपने रूम पर लौटने के बाद एंजल बिस्तर पर जाकर लेट गई और करवटें बदलती रही। नींद उसके नैनों से कोसों दूर थी। मन ही मन सोच रही थी, मम्मा को कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिरीश से प्यार करती हूँ। प्यार ही नहीं, उन पर जान भी छिड़कती हूँ। मम्मा का सख्त मिजाज अंदर से डरा भी रहा था। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी एंजल अपने मम्मी की सख्त मिजाज से बहुत डरती थी। सिलेक्शन से पहले तो स्थिति और ज्यादा सोचनीय थी। उनकी मम्मी पास में रहें तो भी कभी फोन कॉल पर बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। घंटों तक केवल टेक्स्ट मैसेज से चैटिंग हो पाती थी। एंजल मसूरी के हॉस्टल में उस रात को रोई, टूटी और बिखरी, लेकिन उनका मन किसी और से शादी करने का गवाही नहीं दे रहा था। एंजल की माँ को भी अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी लड़की पर किसी के इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, जो समय बीतने पर उतर जाएगा। मेरे घर वाले और रिश्तेदार हमेशा बीच के रिश्ते को लेकर बिल्कुल राजी नहीं होंगे। क्या हम कोर्ट मैरिज कर लें? एंजल ने मुझे कॉल करके कहा। करेंगे तो घर वालों की सहमति से ही, आप प्रतीक्षा करो, मैं रिश्ता लेकर आऊंगा आपके घर, मैंने कहा। एंजल अब गिरीश की दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। वह जब भी व्हाट्सएप या फोन कॉल करके मुझसे पूछती थी कि मैं उसे दुल्हन बनाकर कब सन सिटी ले जाऊंगा, तो मैं उसे कहकर टाल देता था कि मुझे सेटल होना है, उसके बाद आपके घर वालों को मनाएंगे। तुम कब आओगे? मेरे घर वालों को रिश्ते की बात कर रहे हैं। मम्मी और पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं, एंजल ने एक दिन फिर बेवश होकर कहा। एंजल अपने पापा से कह दो मैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शादी करूंगी, तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। थोड़ा वक्त दो एंजल, मैंने बेपरवाही के अंदाज में कहा। अब उनकी चिंता तब बढ़ने लगी जब बाड़मेर के धौरी मना के धोरों से उनके घर में बहुत से रिश्ते आने लगे।
एंजल पर शादी करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। जब अगली सुबह मैं और एंजल वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आई सहेली ने उससे पूछा, कौन है ये? मेरा भावी दूल्हा, मैं तो इससे ही ब्याह करूंगी, उसने तपाक से कहा। बिना सोचे बिना समझे जो दिल से निकलती है वही चीज सही होती है। हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं जितने आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद नहीं आए थे, एंजल ने बताया। इतने ज्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन न करा दें, मैंने कहा। हाँ हाँ, सहेलियां कह रही हैं कि लड़की का स्टेटस होना चाहिए। क्या करें, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूँ और स्टेटस का आकलन कैसे किया जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूँ। वैसे पापा की कॉल आई थी, दिवाली पर घर बुला रहे हैं। मैंने अंजल को कहा, जाओ फैमिली के साथ दिवाली मनाना। तुम भी चलो मेरे साथ, मेरी फैमिली तुमसे मिलने को बेताब और बेकरार है, मैंने कहा। मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं, शादी उसी से करना जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो या मुझसे शादी मत करो एंजल, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, क्लास है 10 मिनट में, उन्होंने कहा और फोन रख दिया। कलेक्टर कलेक्टर होता है, छोट भैया राइटर को कौन पूछता है, दिव्या ने कलेक्टरी की ताकत का एहसास कराते हुए कहा। चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, नीलोत्पल मृणाल, मनोज मुतंशिर और जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का पद क्लर्क की नौकरी लगती है। एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा। और यह सब छोड़ो, हमारे बैचमेट में कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने नॉर्मल लड़कों से शादी की। उन्होंने तो कभी स्टेटस देखकर शादी नहीं की। कोई लड़की पसंद आ गई तो आ गई। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं देना चाहिए? फिर हम महिला सशक्तिकरण और पुरुष प्रधान मानसिकता की बात करते हैं। जब हम हर तरफ महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो स्टेटस वाला चक्कर लड़कियों को भी छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वे जीवन भर खुश रह सकें। स्टेटस से खुशी नहीं मिलती। एंजल, तेरी बात में दम है। गिरीश के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, कमाल का लिखता है। सुना है आप पर कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं गिरीश जी। अब तक मौन बैठी अलका शर्मा ने गर्मा गर्म चर्चा का हिस्सा बनते हुए कहा। और मैं गिरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आईएएस बन गई और गिरीश नहीं बन पाया, इसीलिए मैं अलग हो जाऊं? क्या यह प्यार का मजाक नहीं होगा? एंजल ने अपने फैसले पर अड़िग रहते हुए कहा। याद है एंजल, तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक गिरीश ने एक मेंटर और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है और वह धूप छांव और बारिश में तुम्हारे लिए छाता बनकर खड़ा रहा, अलका ने एंजल के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा। दोस्तों, इस भाग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।